हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 के 10 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ था। बाकी के जो 10 प्रश्न बचे हुए थे उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4 काफ़ी टाइम टेकिंग इसमें प्रश्न थे, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया था। एक पार्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 का 11वां प्रश्न हम देखते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या था। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ लिख रहा है निर्भीक अनुपाते साहसी, तो समानुपाते खंडित अनुपाते क्या होगा। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द दिया हुआ है। निर्भीक का समानार्थी क्या होता है, साहसी होता है। तो खंडित का क्या हो जाएगा, तो ए में दिया हुआ विस्तीर्ण, बी में दिया हुआ है फंसना, सी में दिया हुआ पतित और डी में दिया हुआ है सतर्क। तो यहाँ पे आपका कोलैप्स यानी कि पतित आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ देख लेते हैं हम। तो कथन कह रहा है कुछ मोमबत्तियां बल्ब हैं, कुछ मोमबत्तियां बल्ब हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मोमबत्ती हो गई और कुछ मोमबत्तियां क्या हैं, बल्ब हैं। आगे कह रहा है कुछ बल्ब जनरेटर हैं, कुछ बल्ब जो हैं वो क्या है, जनरेटर हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ मोमबत्तियां जनरेटर हैं, कुछ मोमबत्तियां जनरेटर, मोमबत्ती यहाँ है जनरेटर यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है अगला सभी मोमबत्तियां जनरेटर हैं। अब कुछ मोमबत्तियां जनरेटर हैं और सभी मोमबत्तियां जनरेटर हैं, मतलब कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आंसर करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना तो कुछ मोमबत्तियां जनरेटर हैं और जब कुछ नहीं है तो सभी कैसे होंगी। तो यहाँ पे दोनों जो निष्कर्ष दिया हुआ है ये दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है 6 विभिन्न पदों क्लर्क, पीआरओ, व्याख्याता, लेखाकार, चौकीदार और प्रधानाचार्य के लिए अधिसूचना क्रमागत शुक्रवार को जारी करनी है। यानी कि शुक्रवार जो लगातार आ रहा है उसमें एक एक अधिसूचना जारी करनी है इन 6 पदों के लिए। अधिसूचना जारी करने का कार्यक्रम निम्न शर्तों के अनुसार नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 6 शुक्रवार यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये पहला हो गया, पहला शुक्रवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। कह रहा है क्रमागत शुक्रवार में ये अधिसूचना जारी करनी है। आगे क्या कह रहा है यहाँ देख लीजिए। पहला कह रहा है चौकीदार पद, क्लर्क पद की अधिसूचना चौकीदार पद की अधिसूचना से 1 सप्ताह पहले जारी करनी है। यानी क्लर्क जो अधिसूचना क्लर्क की जारी करनी है वो चौकीदार से 1 सप्ताह पहले। तो यहाँ लिख लीजिए क्लर्क की जो जारी करनी है अधिसूचना है वो किससे, चौकीदार से, चौकीदार से पहले जारी करनी है। कितना दिन, 7 दिन पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले। ये यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 सप्ताह पहले। आगे देखते हैं, अभी कोई स्थान क्लियर नहीं इसलिए हम इसको अलग लिख रहे हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है व्याख्याता पद की अधिसूचना पहली अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जारी नहीं की जानी है। यानी कि यहाँ पर व्याख्याता तो नहीं होगा, व्याख्याता यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि पहली अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद व्याख्याता को जारी नहीं करना, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कह रहा है पीआरओ पद की अधिसूचना प्रधानाचार्य पद की अधिसूचना जारी होने वाले शुक्रवार के बाद वाले शुक्रवार को जारी करनी है। यानी कि पीआरओ प्रधानाचार्य के बाद जारी होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए पीआरओ ये प्रधानाचार्य के बाद होगा। तो प्रधानाचार्य यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद क्या होगा, पीआरओ, 1 सप्ताह बाद। आगे देखिए क्या कह रहा है लेखाकार पद की अधिसूचना 5वें शुक्रवार को जारी होनी चाहिए। अब ये क्लियर हो गया कि लेखाकार 5वें में जारी होगा। तो लेखाकार यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये 5वें में जारी होगा, ये क्लियर हो गया। आगे इसमें कह रहा है जारी होनी चाहिए।
और यह पीआरओ पद की अधिसूचना के तुरंत पहले नहीं जारी होनी चाहिए। यानी कि पीआरओ यहाँ पे इसके पहले नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पीआरओ नहीं होगा, यहाँ पे आपका पीआरओ नहीं हो सकता। इसको भी आपने लिख लिया। अगला कह रहा है चौकीदार पद की अधिसूचना अंत में जारी नहीं होनी चाहिए। यानी अंत में यहाँ पर चौकीदार भी नहीं होगा, चौकीदार भी यहाँ पर नहीं होगा अंत में। इसको हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, ऊपर ही चौकीदार, चौकीदार भी नहीं होगा यहाँ पे और पीआरओ भी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सभी ऑप्शन को हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी अधिसूचना पीआरओ पद की अधिसूचना के तुरंत बाद जारी होगी। सभी ऑप्शन को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए, इन दोनों को साथ में हमको बैठाना है और इन दोनों को भी साथ में बैठाना है। यानी कि यहाँ 2 और 2 4 स्पेस खाली हैं और एक ये व्याख्याता है, तो व्याख्याता यहाँ पर हो नहीं सकता। इसको अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं अगर बैठाते हैं तो ये चारों बैठ नहीं पाएंगे, 2 ही बैठ पाएंगे, 2 नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि दोनों को साथ में ही बैठाना है। तो इनके लिए 4 स्पेस चाहिए। अगर इन दोनों को यहाँ 2 को बैठाते हैं, 2 को यहाँ बैठाते हैं, तो ये सभी बैठ जाएंगे। और जो यहाँ नहीं हो सकता उसको यहाँ कर देते हैं, क्योंकि चौकीदार और पीआरओ यहाँ पे बैठ नहीं सकते। तो व्याख्याता को हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं व्याख्याता को। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्याख्याता को आप यहाँ कहीं बैठाएंगे इन चारों में से, मान लीजिए यहाँ बैठा देते हैं तो केवल 2 यहाँ पे बैठ पाएंगे या 2 एक ही बैठ पाएंगे, बाकी ये दोनों साथ में नहीं बैठ पाएंगे कहीं। तो इसलिए इसको हम एकदम लास्ट में ले जाते हैं। अब यहाँ 4 स्पेस बचे हैं। अब इन दोनों को कहाँ बैठाना है ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन इन दोनों को साथ में ही बैठाना है जहाँ भी बैठाएंगे। तो हम यहाँ पे किसको कर देते हैं, क्लर्क को, चूँकि क्लर्क पहले है तो क्लर्क को हम यहाँ कर देते हैं और इसके बाद हम चौकीदार को कर देते हैं, अब इसको हम यहाँ बैठाते हैं और इसके आगे पीआरओ को करना है तो प्रधानाचार्य को हम यहाँ कर देते हैं और इसके आगे पीआरओ को करना है तो पीआरओ को हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमने बैठा लिया। अब जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इनको हम चेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और इन दोनों को इधर कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधिसूचना पीआरओ पद की अधिसूचना के तुरंत बाद जारी होगी। तो पीआरओ के बाद इस फिगर से क्या दिख रहा है आपको, लेखाकार यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, तो लेखाकार आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब इनको इधर बैठाना है, इनको इधर बैठाना है। तो अब इसको इधर बैठाएंगे और इनको इधर, यानी क्लर्क पहले रहेगा उसके बाद चौकीदार। तो यहाँ क्लर्क हो गया और उसके बाद चौकीदार, ये चौकीदार हो गया और यहाँ पे आपका प्रधानाचार्य हो गया और ये आपका पीआरओ हो गया। अब देखिए कह रहा है पीआरओ के आगे, कह रहा है पीआरओ पद की अधिसूचना के तुरंत बाद कौन सा जारी हुआ है। तो यहाँ देखिए इसके बाद तुरंत क्लर्क है और इस ऑप्शन में आपका क्लर्क दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रश्न था लेकिन प्रश्न अच्छा था, इसको आपको समझना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो पहले ऑप्शन में दे रहा है, ए में क्या दे रहा है, जी सी एक्स डी, जी सी एक्स और डी। दूसरे में दे रहा है के जी टी जेड, के जी और टी और जेड। तीसरे में दे रहा है टी पी एल आर और चौथे में दे रहा है एन जे क्यू और डब्ल्यू। अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सा सबसे डिफरेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको जो बीच वाला दिख रहा है सी एक्स, सी और एक्स, यहाँ पे देखिए जी टी और जैक कॉलिस, यानी कि ये बीच वाला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ये अपोजिट है। सी का अपोजिट एक्स होता है, जी का अपोजिट टी होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है और पी का अपोजिट एल नहीं होता है। कुर्ता पैजामा यानी कि के पी का अपोजिट के होता है, या एल का अपोजिट एल ओ होता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि यही बाकी 3 से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी 3 में जो बीच वाले अल्फ़ाबेट हैं वो अपोजिट दिए गए हैं, इसमें ये अपोजिट नहीं है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ ड्रम वायलिन है, कुछ ड्रम वायलिन है, आगे कह रहा है
कुछ वायलिन पियानो हैं, कुछ वायलिन जो हैं ये पियानो हैं। तीसरा कथन कह रहा है सभी पियानो बांसुरी हैं, सभी पियानो जो हैं ये क्या हैं, ये बांसुरी हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ बांसुरी वायलिन हैं, कुछ बांसुरी वायलिन है। तो ठीक है, बांसुरी यहाँ से यहाँ तक है और वायलिन ये है, तो कुछ बांसुरी वायलिन है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पियानो ड्रम हैं, कुछ पियानो ड्रम, पियानो यहाँ है ड्रम यहाँ है, मतलब दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कोई भी पियानो ड्रम नहीं है, कोई भी पियानो ड्रम नहीं है। तो यहाँ देखिए तीसरा क्या होगा, कोई भी पियानो ड्रम नहीं है, और कह रहा है कुछ पियानो ड्रम है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में विरोधाभास हो रहा है। देखिए कुछ में कह रहा है कि कुछ पियानो ड्रम हैं और एक में कह रहा है कोई भी पियानो ड्रम नहीं है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होगा ही, या तो कुछ पियानो ड्रम होगा या कोई पियानो ड्रम नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अब यहाँ देखिए चौथा भी पढ़ लीजिए आप, कुछ वायलिन ड्रम है, कुछ वायलिन ड्रम है। तो वायलिन ये है और ड्रम ये है, तो ये आपका चौथा भी जो है सही हो गया। लेकिन इन दोनों में जो दूसरा और तीसरा है इसमें से कोई एक सही हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन कह रहा है 1 और 4 दोनों तथा 2 या 3 में से कोई एक अनुसरण कर सकता है। तो यहाँ पे आपका 2 या 3 में से कोई एक क्यों कर सकता है, क्योंकि एक में आपका कह रहा है कि कुछ पियानो ड्रम हैं और दूसरे में कह रहा है कि कोई पियानो ड्रम नहीं है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ या तो होगा या तो नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होगा। तो यहाँ आपका पहला और चौथा सही है और इन दोनों में से कोई एक सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है यदि गुणा का अर्थ जोड़ भागा का अर्थ घटाना, यानी गुणा का अर्थ अगर जोड़ कर देते हैं और भागा का अर्थ आप कर देते हैं घटाना। और क्या कह रहा है, धन का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ भाग, धन का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ भाग। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हो गया, सबसे पहले ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 18 × 5 = 90 और 18 एकम 18 और 9 27, यानी 270 हो गया यहाँ पे। और ये आपका माइनस है, यहाँ पे आपका 23, ये इतना भागा 23। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 75 प्लस में 345 और यहाँ पे इंटू है, इंटू 15 और ये भागा है, भागा 23 और माइनस ये इतना माइनस 270। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप अगर काटते हैं तो 23 एकम 23 हो गया, यहाँ 11 हो गया और 5 हो गया, 3 × 5 = 15, ये 15 बार में कट जाएगा पूरा। और 15 में 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 75 हो गया, प्लस में 15 × 15 = 225 और प्लस में यहाँ माइनस है 270, माइनस 270। इसको आप घटाएंगे इसमें से तो यहाँ पे आपका माइनस 45 हो गया और फिर माइनस 45 और 75 ये प्लस में है। तो इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 75 - 45 बराबर यहाँ हो गया 0 और 4 3 7 यानी 30। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, जो बारमास का नियम होता है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में MAJESTY को TEQIZAF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DURABLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कोड करना है, कोड कर लीजिए। तो कोड यहाँ पे देखिए M का होता है 13, 1, 10, 5, 19, 20 और ये 25। यहाँ देखिए 20, 5, 17, 9, 26, 1 और ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, तो 13 से क्या हो गया 20 हो गया, मतलब +7 हो गया। 1 से 5 हो गया +4 हो गया। 10 से 17 हो गया +7 हो गया। फिर यहाँ पे 5 से 9 हो गया +4 हो गया। 19 से 26 हो गया +7 हो गया। 20 से 1 हो गया, यानी कि 20 के बाद 20 6 26 और 1 यानी कि +7 यहाँ पर भी हो गया। 25 से 6 हो गया, 25 1 26 हो गया, यानी कि Z हो गया, उसके बाद 6 यानी कि यहाँ पर भी +7 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, +7 यहाँ बीच में +4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो इनका कोड है इसमें कोड नहीं देख रहा है, यानी कि जो
स्वर हैं यहाँ पे देखिए, जो स्वर दिया हुआ है इसमें आपका इनका कोड नहीं देख रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ए के बाद ए ई आई ओ यू इस तरह से आता है लाइन से, तो ए के बाद यहाँ अगले में ई लिख दे, अगला वाला स्वर लिख दे रहा है। ई के बाद आई आता है, अगला स्वर लिख दे रहा है। बाकी में कॉन्सोनेंट में +7 कर रहा है, और जो स्वर हैं उसमें क्या कर रहा है, उसमें एक आगे वाले स्वर को लिख दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए यू है और ए है और यहाँ पे ई है, तो इसमें क्या करेगा, आगे वाले स्वर को लिख देगा, बाकी का आपका कोड कर लेना है। तो 4 हो गया, 18 हो गया और 2 हो गया, 12 हो गया। तो 4 में आपको 7 ऐड करना है, तो 7 4 11, तो 11 किसका होता है, के का होता है। यू के बाद क्या, ए ई आई ओ यू, फिर से आपका ए आ जाएगा तो ए हो गया। यहाँ पे देखिए 18 में 7 आप ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 होता है वाई का। ए के बाद ए ई आता है। बी में यानी कि 2 में आप 7 को ऐड करेंगे, 7 2 9, 9 होता है आई का। और 12 में 7 को ऐड करेंगे 19 एस का होता है। और ई के बाद ए ई आई आता है, यानी कि आई लिख देंगे। देख लीजिए के ए वाई ई आई एस आई, के ए वाई ई आई एस आई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने नए नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। जब आपने कॉन्सेप्ट को देखा रहेगा तो जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे और आप उस कॉन्सेप्ट को भी सोच सकेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, देखे ही नहीं रहेंगे कॉन्सेप्ट को, तो आपके दिमाग में वो आएगा ही नहीं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कोडिंग डिकोडिंग के लिए फ़ायदेमंद होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप अंतर निकालिए, तो इसका जब आप अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 यानी कि 8 18 आ गया। और उसके बाद इसका अंतर करिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 13 यानी कि 7 हो गया और यहाँ पे 4 47 हो गया। इसका अंतर करिए तो यहाँ पे आपका 4 3 7 और 8 7 15 84 हो गया। इसका अंतर करिए तो यहाँ 14 हो गया और 7 7 14 7 हो गया और 7 तो 5 2 7 और यहाँ पे आपका 127 हो गया। इसका अंतर करिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 18 तो 8 हो गया और यहाँ 1 हो गया। इसका अंतर तो यहाँ 1 हो गया, 10 में से 6 गया 4 6 4 10 और यहाँ पे 4 तो 6 2 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 5 2 हो गया और उसके बाद यहाँ पे 1 उतर गया और 7 तो 10, यहाँ पे कितना हो गया 312 हो गया। 312 12 5 17, ठीक है, ये अंतर हो गया। अंतर से हमको यहाँ पे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। हम क्या करेंगे, एक बार फिर से अंतर निकालेंगे। इसका अंतर निकालिए कितना हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए इसका जब आप अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 17 है तो 9 8 17 9 हो गया, 3 2 29 आ गया। यहाँ पर देखिए अंतर करेंगे तो यहाँ 7 7 14 और 4 3 7 37 हो गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो गया 3 और 8 और 4 12 43 हो गया। इसका अंतर करिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 हो गया और 6 तो 7 5 2 7 हो गया। और यहाँ पर देखिए तो अंतर करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। प्रश्न दिया है परीक्षा में तो सॉल्व करें, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को आप एकदम लास्ट में करिए तभी ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 हो गया और यहाँ पे आपका 18 6 यानी 61 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 24 24 36 यानी कि 7 हो गया 71। अब यहाँ आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये 29 है, ये 37 है, 43 है, 53 है, 61 है, 71 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे भी इनके अभाज्य संख्या होगी, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, इसके बीच में एक और अभाज्य संख्या आती है। कौन सी आती है, 31। इसको नहीं काउंट किया है, अगली अभाज्य संख्या को काउंट किया, यानी कि एक अभाज्य संख्या को छोड़ के एक को काउंट किया है। इसके बीच में क्या आता है, तो इसके बीच में आपका 41 भी होता है अभाज्य संख्या। 41 को काउंट नहीं किया है, 43 को किया है। इसके बीच में क्या आता है, तो यहाँ पे आपका 43 हो गया। 43 के बाद फिर आपका कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो 47 भी आपकी अभाज्य संख्या है। इसको काउंट नहीं, मतलब कि एक अभाज्य संख्या को छोड़ के अगली को ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ है 71, 71 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 71 के बाद आपकी 73 होगी और 73 के बाद
79 होगी। तो 73 को छोड़ के हमको 79 इसमें ऐड करना है, जितना आएगा उसको इसमें ऐड करना है, तब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो इसको ऐड इसमें करते हैं तो 7 2 इसको हमको नहीं ऐड करना है। 7 9 2 11 1 हो गया, और 7 1 8 1 9 हो गया, और 3 हो गया। अब इसको हमको इसमें ऐड करना है, तो 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ 1 9 1 10 का 0 हो गया, और यहाँ पे आपका 3 और 1 4 हो गया, 1408। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 1408। यही हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। टाइम टेकन प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों को आप एकदम लास्ट में करिए जब आपका समय बचे, बाकी अगर बीच में करेंगे तो कई प्रश्नों का समय आपका ले लेगा, और कोई इसकी ट्रिक नहीं है। अब आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है? 19वां प्रश्न कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 27 21, तो यहाँ से इसको क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। बीच वाली संख्या को इसमें से माइनस कर दे रहा है, और उसमें गुणा कितने का कर रहा है? यानी 5 का गुणा कर दे रहा है। तो देखिए अगर यहाँ इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 21, और 21 में 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। इसमें भी करिए, यहाँ से इसको अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42 में। तो 42 में आपका 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। 34 में आप 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, और 5 दिया 15, और 2 17, यानी कि ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आप 11 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। 41 में अगर आप 5 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20, मतलब यह भी नहीं होगा, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा को देखते हैं, इसमें से अगर आप 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? 29 आ जाएगा। 29 आ गया, और 29 में 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, और 5 दूनी 10, और 4 14, 145, मतलब यह चीज़ आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ आपको करना क्या है? यहाँ आपको सिर्फ यही करना है, इसमें बीच वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से घटाना है, और उसमें 5 से गुणा करना है। तो यही प्रोसेस आप जब सी में करेंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति को पूरा करेगा। तो यह प्रश्न भी आपको कमेंट करके बताना है। सिर्फ आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो इसका भी आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के जो चौथे प्रैक्टिस सेट का बाकी का बचा हुआ 10 प्रश्न था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।